हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और जैसा पिछले लेक्चर में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पीछे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इलेक्शन हो गए, उसमें एक पॉज लग गया 4-5 दिन का, उसके बाद फिर आपको ये लेक्चर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म एस्थेटिक्स। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक को कहते हैं आप सौंदर्य शास्त्र। क्लियर। और अगर एस्थेटिक की बात करें तो सिंपली आप कहिए कि ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी की नेचर को और उसके टेस्ट को डिफाइन करती है वो कहलाती है एस्थेटिक्स। क्लियर। और ये एग्जामाइन करती है सब्जेक्टिव और जो सेंसरी इमोशनल वैल्यू है उसको एग्जामाइन करती है। कौन? एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक की बात करें तो किस व्यक्ति ने, किस महानुभाव ने एस्थेटिक को कॉइन किया था, देख लेते हैं। आर्थर डेंटो और एलेक्जेंडर बमगार्टन, इमानुएल कांट और डेविड ह्यूम। तो इनमें से कौन सा नाम है जिसने एस्थेटिक को कॉइन किया? क्लियर फ्रेंड्स। तो बात करें, देखिए सबसे पहले बता दूं मैं 1735 में इसको कॉइन किया गया था और कॉइन किया था एलेक्जेंडर बमगार्टन ने। ये वाला ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। From whose work did John Milton take the epigraph of his Areopagitica? एरोपैजिटिका का एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वर्क है मिल्टन का एरोपैजिटिका। तो डेफिनेटली आपको आंसर भी पता होगा इसका। और देखिए एरोपैजिटिका की बात करें तो ये एक कॉल थी मिल्टन की अगेंस्ट लाइसेंसिंग एक्ट था, एक लाइसेंसिंग ऑर्डर था जो आया था 1643 में। अगर मैं गलत ना हूं तो 1643 में आया था। और इसमें क्या था, एक सेंसरशिप लगा दी गई थी बुक्स पर, यानी ऑथर को अपनी बात कहने का भी हक नहीं था कि किसी भी बुक को पब्लिश होने से पहले उसको उसकी सेंसरशिप होती थी, यानी ऑफिशियल उसको रिव्यू किया जाता था कि ये पब्लिश करने लायक है कि नहीं है। क्लियर। तो उसके अगेंस्ट मिल्टन ने आवाज उठाई किसमें? एरोपैजिटिका में। तो यहाँ इसका जो एपिग्राफ है, क्वेश्चन तो डिफरेंट है थोड़ा सा, कि एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है? सोफोक्लीज, यूरिपाइडीज, प्लेटो एंड मोरे। तो कहाँ से लिया गया है? देखिए डेफिनेटली बात करें अगर इसके एपिग्राफ की तो ये लिया गया है यूरिपाइडीज से। क्लियर। तो एंजॉय कर रहे होंगे तो चलिए नोट भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद जज एज। जज एज से कौन कौन एसोसिएटेड रहे हैं? यानी पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड स्कॉट फिट्जराल्ड एंड जॉन डॉस पेजोज एंड शेरवुड एंडरसन, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड शेरवुड एंडरसन। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया है डेफिनेटली आपके लिए, कोई बात नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और स्पेशली देखिए डीएसएसबी की बात करें तो वहाँ जो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं वो आपके नेट वाले सिलेबस के दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो लेवल है वो हमारा जो टीजीटी पीजीटी है उसके लेवल से अप होता है। तो बात करें जज एज की तो जज एज एक पीरियड रहा है 1920 से 1930 के बीच का। क्लियर। और इसने बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जिसने जैज म्यूजिक और जैज जो डांस था, वो जो स्टाइल था वो बहुत पॉपुलर हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। और बात करें जैज की तो जैज क्या है? सबसे पहले हम समझ ले जैज क्या है, जैज एज। क्लियर। जैज क्या है? एक म्यूजिक का जानर है जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ में न्यू ऑर्लियंस लुइसियाना में ये शुरू हुआ था। और लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ये शुरू हुआ। कहाँ हुआ? न्यू ऑर्लियंस।
ल्यूसियाना। क्लियर? न्यू ऑर्लियंस में शुरू हुआ जज। और अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसको पॉपुलराइज किया दो व्यक्तियों ने। इसमें सबसे पहले बता दूं मैं, इसको कॉइन करने की बात है। इसको जो कॉइन किया गया वो किया स्कॉट फिट्जराल्ड ने। ये जो नाम आप देख रहे हैं स्कॉट फिट्जराल्ड, इन्होंने इसको जैज जो एज थी इसको कॉइन किया, टर्म जो जैज एज को कॉइन किया। और इन्होंने जो फिट्जराल्ड ने लिखा एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन था इनका, जिसका नाम था टेल्स ऑफ जैज एज। JAZZ। क्लियर? टेल्स ऑफ जैज एज। तो जैज एज की टेल्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो लिखा। ओबियसली जब लिखा इन्होंने तो इससे ये जो जैज एज थी ये पॉपुलराइज हुई। और हेमिंगवे का भी नाम इसी फिट्जराल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हेमिंगवे का क्यों जुड़ा हुआ है? हेमिंगवे का एक वर्क था द सन ऑल्सो राइजेज। द सन ऑल्सो राइजेज में भी जैज एज के जो जो ट्रेसेस हैं वो दिखाई देते हैं। क्या है? द सन ऑल्सो राइजेस। क्लियर? तो ये टू वर्क्स हो गए जिन्होंने पॉपुलराइज किया जज एज को। और वो दो व्यक्ति हो गए, दो ऑथर हो गए, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड स्कॉट फिट्जराल्ड, जिन्होंने जज एज को पॉपुलराइज किया। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द रिमार्क ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। कि जो ग्रेट लिटरेचर है वो क्या है? एक सिंपली लैंग्वेज है चार्ज विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री, जिसका जो चार्ज है, जो भरी हुई है किससे? मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री से। तो किसका रिमार्क रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एजरा पाउंड, W.B. ईस्ट एंड T.S. इलियट। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रही है मुझे कि 1 2 3 ऑथर्स ऐसे रहे हैं जो नोबेल लॉरेट रहे हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर, W.B. ईस्ट एंड T.S. इलियट। तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा किस किस ईयर में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन इस तरह आपको तैयार हो जाते हैं। तो नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि पे, जो पब्लिश हुई थी 1912 में, और नोबेल मिला था 1930 में। क्लियर? 13 में। और बात W.B. ईस्ट की करें तो W.B. ईस्ट को मिला था 1923 में, आफ्टर 10 ईयर्स। क्लियर? और रविन्द्रनाथ टैगोर तो 1923 में किसको मिला? W.B. ईस्ट को। और T.S. इलियट की बात करें तो 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला। अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन की। क्वेश्चन में है कि ये रिमार्क किसका है, किसने कहा है? ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। और देखिए बात करें इस रिमार्क की, तो ये रिमार्क जो दिया था, ये टिप्पणी जो की थी वो की थी एजरा मॉन्ड ने इस बात को कहा। और जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट था उसके जो एजरा मॉन्ड है एक ग्रेट कंट्रीब्यूटर रहे हैं। क्लियर? मॉडर्निस्ट मूवमेंट के अपने जो विज़न थे, अपने जो वर्क्स थे, उनके द्वारा मॉडर्निस्ट मूवमेंट को इन्होंने बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचाया। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन अ टर्म कॉइन्ड बाय जर्ट्रूड स्टेन इज करेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन गया कि जो लॉस्ट जनरेशन है उस टर्म को कॉइन किसने किया? आंसर यहीं पर दे दिया, जर्ट्रूड स्टेन ने इसको कॉइन किया। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो लॉस्ट जनरेशन के रेफरेंस में करेक्ट है?
तो पहला ऑप्शन है जर्मन ज्यूज हु सर्वाइव्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड वेंट टू इजराइल। क्या उनके लिए है लॉस्ट जनरेशन? द अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द आयरिश फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए एक्सपेट्रिएट्स कहते हैं प्रवासी, क्लियर, अमेरिकन प्रवासी यूरोप में थे आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, और आयरिश फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी एंड यूरोपियन लिविंग इन अमेरिका। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, आई मीन टू से। तो बात करें लॉस्ट जनरेशन की, लॉस्ट जनरेशन क्या थी? लॉस्ट जनरेशन क्या था? एक ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स का एक ग्रुप था जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था उस एज के बाद आया, क्लियर, उस वर्ल्ड वार फर्स्ट की एज में आया, और इन्होंने जो अपनी जो यू कैन से लिटरेरी रेपुटेशन थी वो 1920s में इन्होंने पाई, 1920s में, क्लियर, लिटरेरी जो इनकी रेपुटेशन थी। और इसको जो वर्ल्ड वार फर्स्ट की जनरेशन है उस जनरेशन को भी ये रेफर करता है, किसको? जो पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट जनरेशन है उसको। ऊपर आ गया, जर्ट्रूड स्टेन ने इस टर्म को कॉइन किया, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन ही भाग गया। जर्ट्रूड स्टेन ने इसको कॉइन किया, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो इस टर्म को जो पॉपुलर करने वाला व्यक्ति था वो था अर्नेस्ट हेमिंग्वे, और इसी में जो फिट्जराल्ड जैसे लोग थे उनका भी नाम लिया जाता है। फिट्जराल्ड हो गए, और एक क्यूमिंग्स थे, हार्ट क्रेन्स थे, और जॉन डोन पोसो थे। तो ये 3-4 नाम जो हैं जो लॉस्ट जनरेशन में लिए जाते हैं। तो लॉस्ट जनरेशन की बात करें तो लॉस्ट जनरेशन था क्या? तो अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स, सीधा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर कट आंसर दिया गया है। अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स थे, अमेरिकन प्रवासी थे यूरोप में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्लियर फ्रेंड्स? तो टर्म लॉस्ट जनरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच टर्म अमंग द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल टू ए सिचुएशन इन विच ए कैरेक्टर इनिशिएट्स अ स्कीम विच डिपेंड्स फॉर इट्स सक्सेस ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom it is directed। क्या विच टर्म अमंग द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल टू ए सिचुएशन इन विच अ कैरेक्टर इनिशिएट्स अ स्कीम, जिसमें एक कैरेक्टर है वो एक स्कीम को इनिशिएट करता है, विच डिपेंड्स फॉर इट्स सक्सेस, जो अपनी सक्सेस के लिए डिपेंड करती है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom it is directed, जिसके लिए डायरेक्ट किया गया है उसके इग्नोरेंस को, क्लियर, उसकी सक्सेस पर। तो कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रीग, एली एंड फॉयल। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रीग, एली एंड फॉयल, चारों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रीग, एली एंड फॉयल। पहले इनको डिस्कस कर ले ये क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अपोजिशन ऑफ फोर्सेस ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स द ड्रामेटिक एक्शन ऑफ अ नैरेटिव। वो फोर्सेस जो क्या एक ड्रामेटिक एक्शन को क्रिएट करती हैं उनको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। और सिंपल सी अगर भाषा में कहें तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, एक संघर्ष जो दिखाई देता है आपको, एक स्ट्रगल जो दिखाई देता है उसको सिंपली हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। लेकिन लिटरेचर में कहें तो लिटरेचर में हमने कह दिया कि द अपोजिशन ऑफ फोर्सेज ऑफ पीपल कि फोर्सेज या पीपल का अपोजिशन दैट क्रिएट्स द ड्रामेटिक एक्शन ऑफ ए नैरेटिव, जो एक नैरेटिव में ड्रामेटिक एक्शन को क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट भी दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अगर बात करें एक्सटर्नल की तो एक्सटर्नल में भी आपको कई तरह से कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे सकता है, जैसे पर्सन वर्सेस पर्सन हो सकता है, पर्सन वर्सेस पर्सन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट।
पर्सन वर्सेस नेचर हो सकता है, जैसे आपको दिखा होगा सेंटियागो। क्लियर? सेंटियागो में जो क्या था, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया वो किसके अगेंस्ट था? नेचर के अगेंस्ट वहां दिखाई देता है। क्लियर? सेंटियागो का नेचर के अगेंस्ट दिखाई देता है। पर्सन वर्सेस सोसाइटी आ जाता है, भाई समाज के खिलाफ, समाज से भी एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है। पर्सन वर्सेस टेक्नोलॉजी आ जाता है। क्लियर? और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई बार पर्सन वर्सेस सुपरनेचुरल पावर आ जाता है। ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट आपको जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है वो इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन कई बार पर्सन का, किसी व्यक्ति का कॉन्फ्लिक्ट वो खुद से ही होता है। जैसे आप देखते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देता है, और वो दिखाई देता है हैमलेट में। क्लियर? तो वो हैमलेट का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी पर्सन वर्सेस सेल्फ, व्यक्ति का खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट। और पर्सन वर्सेस डेस्टिनी, डेस्टिनी। क्लियर? तो पर्सन वर्सेस डेस्टिनी यानी यहां फेट हो सकता है, लक हो सकता है, या गॉड हो सकता है डेस्टिनी में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आपको दिखाई देता है। क्लियर? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट होता है। और दूसरा है, देख ले इंट्रीग। इंट्रीग क्या होता है? इंट्रीग का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ इंसाइटिंग क्यूरियोसिटी। जब क्यूरियोसिटी को आप इंसाइट करते हैं तो उसका जो एक्ट होता है, उस एक्ट को, उस तरीके को जिससे क्यूरियोसिटी इंसाइट की जाती है, उसको कहा जाता है इंट्रीग। क्लियर हो गई बात? और इसके बाद बात करें एलीज की, तो जो एली है, एली का मतलब होता है सहयोगी, यानी एड। जो सहयोगी होता है वो एक कैरेक्टर, कभी कभी देखते हैं कि एक कैरेक्टर के जो प्रोटोगनिस्ट होता है कोई किसी नोवेल में या किसी ड्रामा में, तो उसका एक सहयोगी आपको दिखाई देता है। तो वो जो सहयोगी होता है, वो सहयोगी उस व्यक्ति को, उस प्रोटोगनिस्ट को अपना जो गेम होता है, अपना जो उसका गोल होता है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो उसको कहते हैं हम एलीज या एली। और फॉइल होता है, फॉइल में देखिए एक कभी कभी एक कैरेक्टर हमें ऐसा दिखाई देता है जो प्रोटोगनिस्ट का अगेंस्ट होता है। क्लियर? यानी उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट होते हैं? जो प्रोटोगनिस्ट है, जो हीरो है, उसके अगेंस्ट होते हैं, उससे कंट्रास्ट होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ उसकी दिखाई देती हैं, और उसको कहा जाता है वहाँ फॉइल। या फॉइल के साथ साथ आप कह सकते हैं उसको एंटागोनिस्ट भी उसको कहा जाता है। क्लियर? और वो इसलिए होता है, उस डिफरेंस को इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं, जो हीरो की क्वालिटीज़ हैं, वो क्या हो सके, वो सामने आ सके। क्लियर? तो ये तो चारों चीज़ें हो गई। अब देख लेते हैं ज़रा आंसर क्या है इसका। कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रीग, एली एंड फॉइल। तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे विचार से वो होना चाहिए इंट्रीग। क्लियर? यस। बात कर रहे थे सिचुएशन की, इन विच ए कैरेक्टर इनिशिएट अ स्कीम। कैरेक्टर एक स्कीम को इनिशिएट कर रहा है विच डिपेंड्स फॉर इट्स सक्सेस ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज डायरेक्टेड। क्लियर? इंट्रीग। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एली नहीं है, फॉइल नहीं है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन था और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हुई इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ जाएं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर एसोसिएटेड विद किचन सिंक ड्रामा। नाम शायद नहीं सुना होगा, किचन सिंक ड्रामा, या इसको कहा जाता है किचन सिंक रियलिज्म। किचन सिंक रियलिज्म भी इसको कहा जाता है। किचन सिंक ड्रामा को किचन सिंक रियलिज्म कहा जाता है। तो कौन कौन से थ्री राइटर्स रहे हैं जो इससे एसोसिएटेड रहे हैं?
क्लियर? आर्नोल्ड वेस्कर, जॉन आर्डन, शेलाग डिलानी एंड जॉन ऑसबॉर्न कौन से राइटर्स रहे हैं, यानी इससे एसोसिएटेड रहे हैं? ऑप्शन है आपके पास ABD, ओके, ABC, ACD और ACD। तो सबसे पहले तो बात किचन सिंह ड्रामा की कर लें, तभी कुछ समझ में आएगा कौन से राइटर्स इससे एसोसिएटेड रहे हैं। देखिए, किचन सिंह ड्रामा या जिसका दूसरा नाम है किचन सिंह रियलिज्म, एक क्या था, एक ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था। क्या था? ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था जो डेवलप्ड हुआ था इन द लेट 1950s एंड अर्ली 1960s। 1950 के बाद 1960 से पहले ये शुरू हुआ। क्लियर? क्या था? एक ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था और इसमें आपका थिएटर, आर्ट, नॉवेल्स, फिल्म्स और या टेलीविज़न प्लेज, इन सब पे ये अप्लाई होता है। और इसमें खास बात ये है कि इसका जो प्रोटोगोनिस्ट था वो था एक एंग्री यंग मैन, बिल्कुल एंग्री यंग मैन की इसका जो प्रोटोगोनिस्ट था यानी जो हीरो था उसको एंग्री यंग मैन की जो इमेज थी उसमें दिखाया गया, एंग्री यंग मैन। और इसमें एक नाम लिया जाता है, सबसे बड़ा नाम आता है इसमें, लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर ये किसका वर्क था? एक रियलिस्ट प्ले था और किसका था? जॉन ऑसबॉर्न। जॉन ऑसबॉर्न का, जिसमें एक हीरो था जिमी पोर्टर जिसमें हीरो था, जिसकी छवि दिखाई गई थी एंग्री यंग मैन वाली। और ये वर्क आया था शायद 1956 में ये आया, 1956 में। और तो एंग्री यंग मैन वाली जो इमेज थी वो जो क्रिएट की गई उसका जो वो किसके माध्यम से की गई? किचन सिंह रियलिज्म या किचन सिंह ड्रामा के माध्यम से वो इमेज क्रिएट की गई। तो इसमें जो नाम आते हैं वो बड़े नाम आते हैं आर्नोल्ड वेस्कर का और डिलानी एंड जॉन ऑसबॉर्न। क्लियर? तो A, C और D, तो A, C और D यानी जो D वाला ऑप्शन है आपका वो ठीक हो जाता है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन फॉलोइंग लिस्ट विच टू एक्टर्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और आया भी था, TGT में एक क्वेश्चन आया था शायद 21 से पहले आया था। मीन्स आते हैं क्वेश्चन कि कोई ऑथर ले लिया जाता है, पूछ लिया जाता है किस एज से बिलोंग करता है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो एलिजाबेथन पीरियड से कौन से दो एक्टर्स हैं जो बिलोंग करते हैं? रिचर्ड बर्बेज, विल कैंप और डेविड गैरिक एंड जॉन कैम्बल। तो डेफिनेटली अगर ये पता हो कि कौन सा एक्टर किस एज का है तो उसका जो बर्थ डेथ है, जन्म मरण है, कुछ तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। देखिए, रिचर्ड बर्बेज की बात करें तो रिचर्ड बर्बेज एक ऐसा नाम दिखाई देता है जिसने विलियम जो शेक्सपियर के प्लेज थे उनमें वो एक्टर रहे हैं। कौन? रिचर्ड बर्बेज और विल कैंप, दोनों नाम आते हैं जिन्होंने एक्टिंग की विलियम शेक्सपियर के प्लेज में। और अगर बर्बेज की बात करें तो 1567 से लेकर आपका 1619 तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। और विल कैंप 1560 से 1603
भाई ये राइटिंग पहले ही से ही गंदा है और गंदा हो जाता है अगर इसमें स्लो ना लिखे तो। 1560 से रहे 1603 तक, 1603 तक ये विल्कम का जो लाइफ स्पेन रहा है। अगर डेविड गैरिक की बात करें तो 1717 से लेकर 1779 के आसपास, यहाँ मुझे डाउट है, शायद 1779 ही है, 9 है या 1780 है, इसके आसपास तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। 1717 से लेकर 1779 या 80 के आसपास तक किसका, डेविड गैरिक का। और जॉन कैम्बल की बात करें तो जॉन कैम्बल रहे हैं आपके 1757 से लेकर 1823 के आसपास तक, 1757 से 1823। तो डेफिनेटली ये 18 सेंचुरी आ गई तो एज बदल गई। तो एलिजाबेथन पीरियड की बात की है तो पहली बात तो अगर लाइफ स्पैन भी ना हो, अगर हमें ये याद रहा कि ये दो एक्टर्स रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेज के, तब भी हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आई होप तो ए और बी वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, ए एंड बी, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यानी ये जो दो नाम हैं जो एलिजाबेथन पीरियड में हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर नॉट पास्ड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के दौरान कौन से एक्ट्स थे जो पास नहीं हुए? द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट, द कस्टडी एक्ट, the Women's Suffrage Act and a series of Factory Acts। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नो डाउट सारे ही अच्छे हैं, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन दिया जा रहा है। क्लियर? तो देखिए कौन से एक्ट हैं यहाँ जो किसके दौरान, विक्टोरियन एरा के दौरान पास नहीं हुए। और विक्टोरियन एरा यानी 1837 से लेके 1901, ये रहा आपका विक्टोरियन एज, विक्टोरियन पीरियड। क्लियर? तो इस ड्यूरेशन में कौन सा एक्ट पास नहीं हुआ, तो ये तो तभी पता लग पाएगा जब सबकी हमें एज पता हो कि इनमें क्या था और कब कैसे हुआ। सबसे पहले बात कर ले मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट। जो मैरिड वुमन है यानी जो विवाहित महिलाएं हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है जो वो अर्न करती थी, जो इनहेरिट करती थी, उसका एक लीगल राइट उन्हें मिल गया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर उनका लीगल राइट है। और ये जो एक्ट आया, ये आया आपका 1870 में ये एक्ट आया था, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर हो गया? यूके जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है उसने इसको पास कर दिया कि वो लीगल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी की जिसको वो कमाती है या जो उन्हें विरासत में मिलती है। क्लियर? और कस्टडी ऑफ इन्फेंट्स, जो कस्टडी एक्ट क्या था, कस्टडी ऑफ इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स होते हैं यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी कस्टडी का एक अधिकार था, और ये आया था, ये पास हुआ 1839 में। क्लियर? और बात करें वीमेन्स सफ्रेज एक्ट, यानी जो महिलाओं का मताधिकार का जो कानून था, शायद अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें ये राइट अभी महिलाओं को नहीं मिला है कि वो वोट डाल सके। क्लियर? और ये जो था आपका सफ्रेज एक्ट की बात करें तो सफ्रेज एक्ट में जो वोट डालने का अधिकार महिलाओं को है उसको ये कहा जाता है सफ्रेज एक्ट। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें अलग अलग ये मिला, जैसे अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में मिला था 1917 में, 1917 में महिलाओं को ये अधिकार मिला। ब्रिटेन में मिला 1918 में, कनाडा के बाद ही ब्रिटेन में मिल गया था, लेकिन यहाँ था 1918 में था कि जो वुमन ओवर 30
30 साल से ऊपर की महिलाएं जो है वो मताधिकार का प्रयोग कर सकती है। हालांकि इसको बाद में उन्होंने कर दिया था 1928 में, 1928 में इसमें उन्होंने एज घटा के 21 साल कर ली थी। जर्मनी पोलैंड की बात करें तो जर्मनी पोलैंड ने भी 1918 में अपने यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दे दिया था महिलाओं को। और अगर यूएस की बात करें तो 1920 में 1920 में उन्होंने इसको वोट राइट था ये दे दिया। क्लियर? तो ये क्या है? वुमेन सफरेज। और बात कर रहे थे हम कब की? 1837 से 1901 के पीरियड की, कि कौन से एक्ट्स जो हैं वो इसमें पास नहीं हुए। तो 1, 2, 3 की बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट। देखिए फैक्ट्री एक्ट में क्या था, पहले जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते थे उनका जो आवर्स होते थे काम करने के लिए वो निर्धारित नहीं होते थे। उनकी जो दयनीय दशा थी उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो फैक्ट्री एक्ट है ये आया था। और इसमें एक फैक्ट्री एक्ट आया था 1847 में, 1847 में आया। और 1847 में इस फैक्ट्री एक्ट में एक कानून बन गया था कि किसी वर्कर से आप 10 घंटे से ज़्यादा जो काम है वो नहीं ले सकते। और फैक्ट्री एक्ट 1847 था, 1847 वाले एक्ट को ही कहा जाता है 10 आवर एक्ट। दूसरा नाम है इसका 10 आवर एक्ट। और अब तो हालांकि जो वर्कर का जो टाइम है वो है 8 आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते। क्लियर? तो सबका टाइम लिख दिया। कौन सा एक्ट बता दीजिए पास नहीं हुआ था विक्टोरियन ड्यूरेशन में? 1870, 1839 और 19 और 1847। तो ओबियसली ये चला गया आपका वुमेन सफरेज एक्ट, ये आपका ऑप्शन हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स फोर्ट लाइन, it was introduced by Geoffrey Chaucer in the 14th century and has since then become the commonest of meters in English poetry. Obviously बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। fill in the blanks। कौन सा यहाँ मीटर है जो किसने कॉइन किया था? इंट्रोड्यूस्ड किया था जॉफरी चौसर ने 14th सेंचुरी में। आयम्बिक, पेंटामीटर, ट्रॉकिक एंड हेक्सामीटर। तो आयम्बिक कौन सा जॉफरी चौसर ने दिया? और देखिए चौसर की बात करें तो बड़ा एक कॉमन सा जो आपका मीटर रहा है पेंटामीटर। क्लियर? तो पेंटामीटर को दिया था किसने? मेरे विचार से जॉफरी चौसर ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया और बड़ा कॉमन रहा है पेंटामीटर। और अब बात कर लेते हैं फुट की। तो देखिए फुट क्या होता है? फुट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको कहा जाता है फुट। और पेंटामीटर में हो गया 5 मेट्रिकल फीट। पेंटा यानी 5 से बना। इसी तरह हेक्सा है, इसमें क्या है 6 फीट होते हैं तो हेक्सामीटर हो गया, 5 फीट होते हैं तो पेंटामीटर हो गया। आयम्बिक और ट्रॉकी की बात करें, आयम हो गया जिसमें एक अनएक्सेंटेड सिलेबल होता है और एक एक्सेंटेड होता है। अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड वो हो जाता है आपका आयम्बिक में, अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड ऐसे आप याद रख लीजिए। आयम्बिक में हो गया। और ट्रॉकी में बात करें, ट्रॉकी में होता है क्या स्ट्रेस्ड और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड। ट्रॉकी में पहले स्ट्रेस्ड होता है फिर अनस्ट्रेस्ड। क्लियर? और बाकी पेंटा और हेक्सा तो पता ही लग गए आपको। तो अच्छे से क्वेश्चंस थे यहाँ 10 क्वेश्चंस और एक्सप्लेन करने में ऑब्वियसली टाइम जा रहा है, जाता ही है। 10 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में थे। आपकी डिमांड थी कि इन क्वेश्चन को रेगुलर दिया जाए और कम से कम इनकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा
फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाए और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ा दी जाए। अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि रात को लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाता, सुबह जल्दी उठना होता है तब ये रिकॉर्ड होता है, और सुबह कॉलेज भी जाना होता है, जल्दी निकलना होता है 6:30 तक, तो ऑब्वियसली उससे पहला सारा काम है, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, और ज़्यादा होंगे तो फिर वो फटाफट से फिर उनको एक्सप्लेन जब तक ना किया जाए तब तक मज़ा नहीं आता। क्लियर? तो चलिए, कोशिश करूँगा आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो। नोट कर लीजिएगा इसको। और अभी तक मिलियन ब्रांड्स इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है, उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।